मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की सीमा से होकर निरंतर बहने वाली गंगा नदी के किनारे मौसम बिगड़ने की वजह से नालंदा विश्वविद्यालय के उप कुलपति धर्मरक्षित ने चाणक्य से कहा, आचार्य चाणक्य, मौसम विचलित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसकी तीव्रता भी लगातार बढ़ती जा रही है। हम सभी को शीघ्रता से यहां से प्रस्थान करना होगा। इस अवसर पर मैं आपको पाटलिपुत्र की दुर्दशा भी दिखा दूंगा। शिष्यों, शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करो। प्रणाम आचार्य, हम प्रस्थान करते हैं। इस तरह चाणक्य आचार्य धर्मरक्षित के साथ पाटलिपुत्र की दिशा और दशा देखने के लिए निकल गए। दोनों पाटलिपुत्र की सीमा से काफी दूर आ गए। तभी एक कुटिया के बाहर से बहुत वृद्ध हो चुके इंसान की पीछे से आवाज आई, धर्मरक्षित, रुकिए। इतने विकट और विकराल मौसम में आप कहां नगर भ्रमण करने निकले हुए हैं, वो भी किसी अनजान पुरुष के साथ? कुटिया के बाहर से आई इस आवाज को चाणक्य ने कई वर्ष पहले भी सुना था। उनके दिमाग में पुरानी बातें दौड़ने लगी। चाणक्य पूरी तरह से चौंक गए थे। उनको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उनकी आंखों से आंसू अपने आप ही बहने लगे, क्योंकि वो वृद्ध इंसान कोई और नहीं बल्कि उनके पिता चाणक्य का मित्र और मगध साम्राज्य का पूर्व महामंत्री अमात्य शक्टार थे। चाणक्य वृद्ध हो चुके शक्टार की तरफ भाग कर गए और गंभीर स्वर में एक बच्चे की तरह रोते हुए कहा, मेरे पिता तुल्य अमात्य शक्तार की जय हो, जय हो, जय हो। अमात्य शक्तार की जय हो। मेरे पूज्य, मेरे अमात्य, मेरे पिता के परम मित्र, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? इतने वर्षों बाद किसी के मुंह से अमात्या सुन रहा हूं। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि अब मैं इस राज्य का अमात्या नहीं हूं? पुत्र, कृपा करो, मुझे अपना परिचय दो। मैं आपके परम मित्र आचार्य चाणक्य का पुत्र विष्णुगुप्त। अब मैं तक्षशिला का विशिष्ट आचार्य भी हूं। जनमानस मुझे आचार्य चाणक्य के नाम से जानती है। अति सुंदर, अति सुंदर। परम पिता परमेश्वर, मैं तो धन्य हो गया। आशीर्वाद मेरे वत्स, आशीर्वाद। धनानंद, क्रूर नंदवंश, तुम्हारा काल मगध की भूमि में आ चुका है। अगर अभी भी भूली भाली निर्दान प्रजा के ऊपर अत्याचार बंद नहीं किया तो तुम्हारा सर्वनाश अब निश्चित है। इस सर्वनाश को ये संपूर्ण सृष्टि जनक पुत्र आचार्य चाणक्य के नाम से याद रखेगी। चाणक्य, तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, ये नाम चारों दिशा में विख्यात हो चुका है। मुझे भी इस नाम के बारे में ज्ञात था, पर मुझे यह ज्ञात नहीं था कि चाणक्य मेरे मित्र चाणक्य का पुत्र है। चारों दिशा के विद्वानों को ज्ञात है कि आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। अब उसी अर्थशास्त्र से नए मगध के रूप में रेखा तैयार होगी। ये वो दौर था जब चाणक्य के दिमाग में नए मगध की रूपरेखा तैयार होने लगी थी। साथ ही उनके दिमाग में राष्ट्र को चलाने का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका था। इस बारे में बात करते हुए हिस्टोरियन राधाकृष्णन कहते हैं, यही वो दौर था जब चाणक्य ने देश को चलाने वाली ब्लूप्रिंट यानी अर्थशास्त्र की संरचना शुरू की थी, जिसे आज के समय में संविधान के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन उनके शिष्य ने उनसे सवाल किया कि आप जो लिख रहे हैं उसे आपने अर्थशास्त्र का नाम क्यों दिया है? इसका जवाब चाणक्य ने संस्कृत के श्लोक के रूप में दिया था, जिसे हम हिंदी में आपको समझा रहे हैं। चाणक्य ने कहा था कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य की भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा कैसे करनी है, ये बताने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। आचार्य चाणक्य वैसे भी राजा, प्रजा, सिंहासन के बारे में पढ़ाई करते रहते थे, लेकिन अब चाणक्य को ऐसी व्यवस्था की खोज थी जिसमें धनानंद जैसे बुद्धिहीन शासक न हो, भारत छोटे छोटे राजाओं के बीच बटा न हो। उन्हें एक ऐसे शासक की खोज थी जो पूरे भारतवर्ष में शासन कर सके।
इतिहास का वो समय भी नजरें उठाए चाणक्य की तरफ देख रहा था। उसे भी ये देखना था कि क्या चाणक्य ऐसे सम्राट की तलाश कर पाएंगे। इसी समय अचानक ही वो पल भी आया जब चाणक्य की नजर भविष्य के चक्रवर्ती सम्राट के ऊपर पड़ी। चाणक्य अपने पिता तुल्य शक्टार की बातें ध्यान से सुन ही रहे थे कि उनके कानों में कुछ दूर से जोर जोर से आवाज सुनाई देने लगी। कृपा करिए, क्षमा करिए, मेरी कुटिया में आग मत लगाइए, परमात्मा के लिए क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। वृद्ध की आवाज चाणक्य के कानों में सुनाई दे रही थी। क्षमा कीजिएगा पिता तुल्य अमात्य शक्तार, मुझे कुछ दूरी से कई सारी आवाजें आती सुनाई दे रही हैं। पुत्र चाणक्य, ये कोलाहल तो मगध की प्रजा की किस्मत में लिख दिया गया है। चलो पूर्व दिशा की तरफ। तुम्हारा परिचय मगध के लाचार हो चुके भाग्य से कराते हैं। पुत्र चाणक्य, अपनी दृष्टि की तीव्रता बढ़ाओ और इधर देखो। देखो कैसे धनानंद के क्रूर सैनिक उस वृद्ध मनुष्य की कुटिया लूट रहे हैं। क्षमा करिए, मुझ जैसे वृद्ध प्रजा को क्षमा करिए। ये कुछ स्वर्ण अशरफियां मेरे जीवन भर की पूंजी है। इसी अशरफी से मुझे अपनी पुत्र गंगा का विवाह भी करना है। इन्हें मत लेकर जाइए। क्या बोला तू वृद्ध मानस? गंगा? महाराज धनानंद ने गंगा के बारे में सुन लिया ना, तो फिर तू जानता ही होगा कि गंगा का क्या होगा। इन सवर्ण अशरफियों को राजकोष में जमा करने दे, अन्यथा हम लोग तेरी पुत्री गंगा को महाराज धनानंद के शयन कक्ष में खींच कर ले जाएंगे। पिताश्री को क्षमा कर दीजिए, हमारी कुटिया को छोड़ दीजिए। ये अन्याय है, अन्याय। मेरे पिताश्री को छोड़ दो सैनिक, छोड़ दो। नागरिकों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार अंधे शासन का प्रतीत होता है। हे समस्त नागरिकगण, हमारे परिवार की रक्षा करिए। आप लोग आगे आइए। आज मेरे वृद्ध पिता के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, कल इनके स्थान पर कोई और होगा। आप सभी से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ, आगे आइए। इन सैनिकों को उनका स्थान दिखाने का समय आ गया है। प्रजा के निर्धन व्यक्तियों, तुम लोगों को ज्ञात है ना, या तुम्हारी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है? राज कार्य में विघ्न डालने के लिए तुम सभी को महाराज धनानंद कारावास में डाल सकते हैं, और उस कारावास में केवल मौत का शासन चलता है। सैनिकों, हाथी घोड़ों से इन सभी को कुचल दिया जाए। मुखिया सैनिक के आदेश के बाद कई सैनिकों ने घोड़े और हाथियों का रुख आम प्रजा की तरफ मोड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम के चाणक्य साक्षी बन रहे थे। वो आगे बढ़े और जोर से चिल्लाए, धनानंद के क्रूर सैनिकों, धनानंद के क्रूर सैनिकों। चाणक्य भी हैरान थे। इसके पहले चाणक्य कुछ कर पाते कि एक बालक अपने कुछ साथियों के साथ घोड़े में सवार होकर आए और उसने क्षण भर में धनानंद के सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया। हमला इतनी तेजी से किया गया था कि कुछ क्षण बाद ही सैनिक भागने में मजबूर हो गए, और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वो युवक भी अपने साथियों के साथ चला गया। पूजनीय शक्तार, मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि कोई तो है इस मगध में जो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रहा है। क्या मैं आपसे उस अल्प आयु के बालक का नाम पूछ सकता हूं जिसने इतनी वीरता के साथ कई सैनिकों का सामना किया और उन्हें वापस लौटने के लिए विवश कर दिया? इस प्रतापी युवक का नाम चंद्रगुप्त है।
इस तरह संयोगवश ही सही, पर आचार्य चाणक्य की पहली बार बालक चंद्रगुप्त के ऊपर नजर पड़ चुकी थी। पर इस वक्त तक चंद्रगुप्त ने चाणक्य को नहीं देखा था। अर्थशास्त्र में मैंने जो सप्तांग गृह लिखा है, उसे इस तरह का वीर बालक ही भविष्य के प्रगति पथ पर ले जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग गृह मॉडल की बात की थी। उस बारे में हिस्टोरियन भगवती चरण कहते हैं, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने देश को चलाने और बढ़ाने के लिए दुनिया को सबसे पहले सप्तांग मॉडल दिया था। तब चाणक्य ने कहा था, राष्ट्र को लेकर जो मेरी सोच है उसमें 7 अंग होने चाहिए, जिसे सप्तांग कहा जाएगा। ये सप्तांग होंगे राजा, अमात्य, दुर्ग, जनपद, महाजनपद, दंड, प्रजा। चाणक्य के बताए सप्तांग मॉडल आपको आज के समय में भी देखने को मिलता है। चाणक्य ने बताया था कि राज्य के लिए उसके स्वामी का होना जरूरी है। स्वामी से सीधा मतलब राजा से था। आज के समय में भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की व्यवस्था है। चाणक्य ने अमात्य यानी मंत्री परिषद को राज्य का महत्वपूर्ण अंग बताया। यही व्यवस्था आज भी चल रही है। चाणक्य के सिद्धांत के हिसाब से भी जनपद यानी प्रजा के बिना राज्य नहीं हो सकता था। आज भी हम सब प्रजातंत्र में ही जी रहे हैं। आज भी कोई भी देश उसके नागरिकों की वजह से ही चलता है। इसके साथ ही चाणक्य ने कोष को राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया था, जो आज भी महत्वपूर्ण है। इसी को टैक्स सिस्टम भी कहा जाता है। चाणक्य ने अपने मॉडल में कहा था कि राज्य की रक्षा के लिए दंड यानी सेना का होना बहुत जरूरी है। इसकी तुलना आज के पुलिस और सेना बल से की जा सकती है। दुर्ग से चाणक्य का मतलब ऐसे सुरक्षित किले से था जहां राजा और मंत्री सुरक्षित रह सके। यह भी आज के लोकतांत्रिक देश की सच्चाई है। संयोगवश ही सही, पर आचार्य चाणक्य की पहली बार बालक चंद्रगुप्त के ऊपर नजर पड़ चुकी थी। पर इस वक्त तक चंद्रगुप्त ने चाणक्य को नहीं देखा था। बालक चंद्रगुप्त की वीरता देख चाणक्य प्रभावित हुए और अपने साथ खड़े वृद्ध हो चुके अमात्य शक्टार से कहा, आदरणीय, अर्थशास्त्र में मैंने जो सप्तांग गृह लिखा है, उसे इस तरह का वीर बालक ही भविष्य के प्रगति पथ पर लेकर जा सकता है। अमात्य, क्या आप मुझे इस बालक के बारे में कुछ बताने की कृपा कर सकते हैं? पुत्र, जैसा कि मैंने तुम्हें अवगत कराया है कि इस वीर बालक का नाम चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त को जानने वाले लोग इसे चंद्र कहकर पुकारते हैं। जहां तक मेरी स्मरण शक्ति मुझे अवगत करा रही है, मैंने चंद्रगुप्त को पहली बार उत्तर सीमावर्ती वन में देखा था। अमात्य, उस वन में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त वहां क्या कर रहा था? कथा पूर्ण कीजिए। पुत्र, एक दिन की बात है। मैं उत्तर सीमावर्ती वन में किसी कार्यवश गया था। वहां मेरी दृष्टि कुछ बालकों के ऊपर पड़ी। वो बालक राजा मंत्री खेल रहे थे। उन बालकों में एक बालक चंद्रगुप्त भी था। वो राजा बना हुआ था। अचानक से मेरी दृष्टि एक चीते के ऊपर गई। उसने बच्चों के ऊपर हमला कर दिया। भय की वजह से अन्य बालक तो इधर उधर भाग गए, परंतु चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार निकाली और उस चीते के साथ युद्ध करने लगा। उस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शूरवीर अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा हो। उस दिन बालक चंद्रगुप्त ने मेरे पहुंचने से पहले ही उस चीते को धराशायी कर दिया था। तो अमात्य, क्या आपने उस बालक से कुछ वार्तालाप नहीं की? पुत्र, मैं बालक चंद्रगुप्त की वीरता से मोहित हो गया था। मैंने बिना समय व्यर्थ किए हुए उससे सवाल किया कि तुम इतने साहसी कैसे बने। इस सवाल के जवाब में उसने कहा, पूजनीय, आज के खेल में मैं एक चक्रवर्ती राजा बना था और चक्रवर्ती राजा का परम धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। इसलिए मैं अकेला ही लड़ा
एक राजा के अंदर मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। मुझे शौर्य गाथा लिखनी है। मुझे आगे चलकर नंद वंश से भी युद्ध करना है। उस बालक की ये बात सुनकर मैं पूरी तरह से चकित हो चुका था। मैंने उससे पूछा कि तुम नंद वंश से क्यों युद्ध करना चाहते हो? इसके जवाब में उसने कहा, नंद वंश निरंकुश शासन काल का धनी है। इस वंश ने प्रजा के ऊपर कई अत्याचार किए हैं और आज भी निरंतर करते जा रहे हैं, और इसी प्रजा का हिस्सा मेरी मां भी है। उस बालक की बातें सुनकर मेरे अंदर उसके बारे में और जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर मैं कुछ आगे पूछ पाता कि वो वहां से चला गया। इसके पश्चात मैंने अपने संपर्क सूत्रों से पता किया कि वो परम सुंदरी दासी मुरा का पुत्र है। ये परिवार भी आम प्रजा की तरह नंद वंश के अत्याचार को सह रहा है। मुरा जंगल में भटक कर अपने और अपने बालक का पालन पोषण कर रही है। पुत्र चाणक्य, मेरे संपर्क सूत्रों ने तो यहां तक बताया है कि चंद्रगुप्त अपने परिवार का पालन करने के लिए खुद किसी के यहां काम भी करता है और खुद किसी क्षत्रिय की भांति शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण करता है। अमात्य, समय का जब सही चक्र आएगा तब हम चंद्रगुप्त से भी जरूर मिलेंगे। चंद्रगुप्त ने जिस चक्रवर्ती शब्द का इस्तेमाल किया था, सबसे पहले जरूरी है कि हम उस चक्रवर्ती का मतलब समझने की कोशिश करें। चक्रवर्ती का मतलब केवल मिथुन चक्रवर्ती नहीं होता है, बल्कि अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज होता है। मतलब जो भी राजा या महाराजा 1000 योजन पर शासन करेगा उसे चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती थी। 7000 योजन का मतलब पूरा भारतीय उपमहाद्वीप होता था। उस दौर में डिस्टेंस को मेजर करने वाली यूनिट को योजन कहते थे। एक योजन का मतलब 7 किलोमीटर हुआ करता था। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। कई लोग इस विवाद में पड़े रहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति, धर्म या वर्ण के थे। सच कहूं तो हम लोगों को उस विवाद में पड़ना ही नहीं चाहिए। हमारे लिए यही काफी होना चाहिए कि वो एक शूरवीर थे और भारतीय थे। फिर भी इतिहास में कई जगह चरवाहा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अगर इतिहासकार बहुत गौर करके बात करें तो हम ये बता नहीं सकते हैं कि चंद्रगुप्त किस वर्ण के थे, किस जाति के थे। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही सामान्य परिवार से आया था और इस देश की सियासत की नई परिभाषा लिखने आया था, जिसने दुनिया को बताया कि रोजी रोटी तो याचना से भी मिल सकती है, पर महत्वाकांक्षा योग्यता से ही पूरी होगी। चाणक्य ने बुजुर्ग हो चुके अमात्य शक्टार से चंद्रगुप्त से मिलने की इच्छा जता दी थी। अमात्य शक्टार ने चाणक्य के हाव भाव से अंदाजा लगा लिया कि चाणक्य के मन में कोई अलग कहानी ही करवट ले रही है। इसी दौर में चाणक्य के चेहरे के हाव भाव को देखते हुए शक्टार ने उनसे कहा, पुत्र, तुम्हारे चेहरे से मुझे प्रतीत हो रहा है कि तुम आवेश में आकर कुछ भी कर सकते हो। स्मरण रखना कि आवेश में कोई ऐसा पग मत उठा लेना जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो। ये समय चक्र का वो दौर है जब धन आनंद की विलासिता और वैभव पूर्व से अधिक बढ़ चुकी है। उसके पास असीम सेना की ताकत है, इसलिए वो निरंकुशता की सभी सीमाओं को लांघ रहा है। ये मगध में मेरा दौर नहीं है, बल्कि इस समय मगध शासन की बागडोर अमात्य राक्षस के हाथों में है। अमात्य राक्षस वैसे तो शूरवीर है, पर वो महाराज के प्रति बहुत ईमानदार भी है, जिसकी वजह से किसी भी विद्रोह करने वाले के ऊपर सीधा राजद्रोह लग जाता है और प्रतिरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति का सबके सामने वध कर दिया जाता है। मैं तुम्हारे लिए पिता तुल्य हूं, इसलिए मेरी सलाह मान लो। बिना धनानंद से भेंट किए कुछ भी प्रतिशोध में पग मत उठाना। इतना सुनते ही
चाणक्य के चेहरे के भाव एक बार और बदलने लगे। उन्होंने तीखे स्वर में हुंकार भरी और कहा, क्षमा कीजिएगा तात, किंतु मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि इतना सब सहने के बाद भी आप लोग संगठित क्यों नहीं होते? आप मगध की जनता को क्यों नहीं बताते कि जो हो रहा है वो अनुचित है? इस राज्य में सत्य प्रत्येक दिन पराजित हो रहा है। प्रजा का ही धन प्रजा से लूटा जा रहा है और सुंदर कन्याओं के भोग विलास में समाप्त किया जा रहा है। मगध राज्य का राज दरबार विलासिता का स्थान बन चुका है। मेरी बात को स्मरण रखिएगा तात, विकट समय आने पर यह धनानंद इस प्रजा की रक्षा भी नहीं करेगा। पुत्र, तुम शाश्वत समान सत्य कह रहे हो। संपूर्ण प्रजा तुम्हारे स्वर्ण रूपी बाण को सहने के लिए तैयार है। मैं स्वयं मानता हूं कि हमारे काल में हमसे चूक हुई है, जिसकी सजा आज की पीढ़ियों को भी उठानी पड़ रही है। पर अब मैं वृद्ध हो चुका, परंतु मुझे विश्वास है कि मगध का भविष्य तुमसे ही जुड़ा हुआ है। पर कुछ भी विशाल करने से पहले एक बार मगध महाराज धनानंद से वार्तालाप कर लो। इसे एक वृद्ध इंसान की विनती ही मानकर स्वीकार कर लो। तात, आपकी आज्ञा मेरे प्राणों से भी प्रिय है, परंतु अभी मगध राज्य एक ऐसे काल में जी रहा है जब यहां विदेशी आक्रमण का खतरा है। आज के समय चक्र में अर्थशास्त्र का सप्तांग वर्ण ही मगध को बचा सकता है। हम सभी को एक ऐसे राजा की आवश्यकता है जिसके अंदर विदेशी आक्रमण से सामना करने की हिम्मत हो। जैसे ही अमात्य शक्टार ने चाणक्य से कहा, मगध का भविष्य तुमसे जुड़ा हुआ है। तुम ही इस राज्य के विधाता बनोगे। ऐसे वचन सुनकर चाणक्य का चेहरा उत्तेजित हो गया। उनके अंदर दबी हुई प्रतिशोध की ज्वाला तांडव करने लगी। चाणक्य को अपने बचपन की वो काली रात याद आने लगी जब नंद वंश के क्रूर शासन की वजह से उनके पिता चाणक्य के ऊपर राजद्रोह लगा दिया गया था। उत्तेजित होकर चाणक्य ने शक्टार से कहा, तात, अब चाहे प्रलय भी दस्तक क्यों ना दे दे, किसी भी तरह आप मेरा धनानंद के दरबार में जाने का प्रबंध करवाइए, क्योंकि अब समय का वो चक्र आ चुका है जब मैं स्वयं जाकर उसकी शक्ति का आकलन करूं और उसे सिकंदर के बढ़ते हुए खतरे से अवगत भी करवाऊं। चाणक्य ने शक्टार से प्रलय के दस्तक देने की बात कर दी थी। क्या वाकई नंद वंश में किसी प्रलय का आगमन होने वाला था? चाणक्य और उनके सप्तांग मॉडल के बारे में बात करते हुए कॉर्पोरेट चाणक्य के लेखक कहते हैं, आज के समय में भी चाणक्य के अर्थशास्त्र की बातें एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने जिस सप्तांग मॉडल की बात बताई थी उसी के हिसाब से आज के समय का संविधान भी है। यह सुनने में आश्चर्य करने वाली बात लग सकती है, लेकिन यह सच है और हमें चाणक्य जैसे विभूतियों पर गर्व होना चाहिए। चाणक्य जिस समय अर्थशास्त्र के सिद्धांत शक्टार को बता रहे थे, उसी समय सिकंदर भारत को जीतने के सपने भी देख रहा था। सिकंदर का खतरा मगध के सम्राट धनानंद जैसे बेईमान राजाओं की वजह से ज्यादा बढ़ गया था। उन्हें ना ही अपने राज्य की फिक्र थी और ना ही अपनी प्रजा की चिंता। यह वही समय था जब चाणक्य ऐसे देश का नक्शा तैयार कर रहे थे जिसके अंदर विदेशी आतंकियों से सामना करने की हिम्मत हो। अब बहुत जल्द आचार्य चाणक्य का सामना धनानंद से होने वाला था। आखिर कैसे हुआ था आचार्य चाणक्य का धनानंद से आमना सामना? क्या प्रलय का साक्षी बना था मगध राज दरबार? आगे कैसे करवट लेने वाली थी आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा?